नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11वीं गणित में प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न नंबर 4 से पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। इसमें एक आकृति दी गई है, इसमें समुच्चय P से Q तक एक संबंध दिया गया। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसमें देखिए जो हमें दिया है, ये संबंध, यहाँ ये समुच्चय P है और एक समुच्चय Q। इसमें समुच्चय P में अवयव हैं 5, 6, 7 और समुच्चय Q में अवयव हैं 3, 4, 5। अब हमें इसमें इनका संबंध ढूंढना है, किस तरह से ये अवयव आपस में संबंधित हैं और साथ में इसमें एक जो संबंधित किया गया है तीर आरेख के द्वारा, वो इस तरह से संबंधित किया गया है। अब ये हमें देखना है कि ये जो अवयव हैं आपस में किस तरह से संबंधित हैं। उसी संबंध को हमें ढूंढना है और उस संबंध को हमें पहला समुच्चय निर्माण रूप में लिखना, दूसरा रोस्टर रूप में लिखना और साथ ही साथ में इनके प्रांत और परिसर बताना। तो इसमें देखिए इसका समुच्चय निर्माण रूप पहले नंबर में हम लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। तो ये समुच्चय निर्माण रूप देखें, इसमें हम क्या करेंगे कि हम ये देखते हैं कि ये जो अवयव हैं P के और ये जो अवयव हैं Q के अवयव P के अवयवों से 2 कम है। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि Q के अवयव या Y के अवयव P से 2 घटाने से प्राप्त होंगे। मतलब अगर हम इसको Y बोलें, इसको X बोलें, तो Y का मान X से 2 कम है। मतलब Y बराबर X ऋण 2। तो इस तरह से इसका जो समुच्चय निर्माण रूप होगा तो X कामा Y, मतलब X और Y इस प्रकार है कि Y बराबर X ऋण 2, माने Y का मान जो है तो 2 से कम होगा। जहां अब एक चीज इसमें ध्यान दो कि अब x को हमें क्या क्या लेना है, तो 5, 6, 7 लेना है। तो जहां x बराबर, या तो पूरी संख्याएं लिख दें 5, 6, 7, अन्यथा हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बड़ा या बराबर है 5 से, जबकि छोटा या बराबर है किससे, 7 से। अब लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है कि 5 और 7 के बीच में तो 5.1 भी आ जाएगा। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि x एक प्राकृत संख्या है, वह x बिलोंग्स टू n। प्राकृत संख्याएं 5 और 7 के बीच की क्या होंगी, जिसमें 5 और 7 भी शामिल है, 5 होगी, 6 होगी और 7 होगी। मतलब सिर्फ जो x का मान होगा 5 से लेकर 7 तक होगा, मतलब 5, 6, 7 होगा। तो जब हम x का मान 5, 6, 7 लेंगे, यानी x का मान जब 5 लेंगे तो y का मान 3 मिलेगा, जब 6 लेंगे तो 4 मिलेगा, 7 लेंगे तो 5 मिलेगा, और यही हम ले सकते हैं। तो इस तरह से ये इसका क्या कहला गया, समुच्चय निर्माण। और इसका रोस्टर रूप क्या होगा, तो रोस्टर रूप बहुत आसान है। रोस्टर रूप में हम क्या लिखेंगे, 5, 3, 6, 4, 7, 5, ये इसका रोस्टर रूप होगा। मैं इसको मिटा कर लिख रहा हूँ। तो देखिए इसका रोस्टर रूप क्या होगा, दूसरे नंबर पे रोस्टर ये हो जाएगा, इसको हम सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं। तो रोस्टर रूप में हम क्या करते हैं, इसके सभी अवयवों को लिखते हैं जो जिससे संबंधित है। 5 3 से संबंधित है तो 5 3 हो जाएगा, फिर 6 4 से संबंधित है तो 6 4 हो जाएगा, 7 5 से संबंधित है तो 7 5 हो जाएगा। ये इसका रोस्टर। अब इसके प्रांत और परिसर, तो प्रांत क्या होगा, प्रांत हो जाएगा इसमें
गामा के पहले वाले अवयव प्रथम घटकों का समुच्चय, इसमें जो प्रांत होगा वो आएगा 5, 6, 7। और बात करें अगर परिसर की, तो परिसर इसमें होगा 3, 4, 5 गामा के बाद वाले अवयव, तो ये इसका परिसर हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट। अब देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। पांचवा प्रश्न देखें। पांचवें प्रश्न में क्या है कि मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 और a पर a b बिलोंग्स टू a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है, r का प्रांत और बताना है और परिसर बताना है। तो देखिए इसमें दिया है a बराबर, इसमें हमको दिया है a बराबर 1 2 3 4 6, ये हमको a का मान दिया है और जो संबंध दिया है तथा r बराबर, जो संबंध r है वो इस तरह से a कामा b इस प्रकार है कि ab बिलोंग्स टू a, a b a के अवयव हैं, ab बिलोंग्स टू a, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। ये हमको संबंध दिया। अब इसको हमें पहला रोस्टर रूप में लिखना है। तो फर्स्ट नंबर में देखें रोस्टर। रोस्टर रूप क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे, सभी अवयवों को अलग अलग लिखेंगे संबंध आर का। अब देखिए, कामा के पहले वाली संख्या कामा के बाद वाली को विभाजित करती है, मतलब जो कामा के पहले आएगी वो कामा के बाद वाले को विभाजित करेगी। लिखा संख्या ए संख्या बी को विभाजित करती, ए बी को विभाजित करती है। और ए और बी किससे लेना है? जो ये ए और बी लेना है, ये समुच्चय ए से लेना है। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम एक लेते हैं, एक कामा के पहले लिखेंगे। अब ये कामा के पहले वाली संख्या एक कामा के बाद वाली को विभाजित करेगी, तो एक एक को विभाजित करता, तो एक कामा एक लिख लेते हैं। संख्या एक दो को भी विभाजित करेगी, फिर संख्या एक तीन को भी विभाजित करेगी, संख्या एक चार को भी विभाजित करेगी और संख्या एक छः को भी करेगी। यहाँ 5 नहीं दिया है, 5 ध्यान में रखना है। प्रश्न के अनुसार ही हम अपना हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 6। तो इस तरह से हमारे पास जो ये एक को विभाजित करता है, एक 2 को, एक 3 को, एक 4 को और एक 6। तो ये तो हुई एक की बात। अब हम आते हैं 2 में। अब 2 किसको विभाजित करेगा? ये 2 पहले तो खुद को करेगा, 2 को करेगा, और फिर 2 4 को विभाजित करेगा, 2 4, और फिर 2 किसको करेगा? 6 को करेगा, तो 2 6। इसके बाद 3 में आते हैं, तो पहले तो 3 खुद को करेगा, 3 3 को करेगा, फिर 3 6 को विभाजित करेगा। इसके बाद 4 में आते हैं, तो 4 4 को विभाजित करेगा। इसके बाद में 4 के बाद में यहाँ 5 है 6, तो 6 खुद 6 को विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये है कि कामा के पहले वाली संख्या कामा के बाद वाले को विभाजित करने का मतलब आप समझते हैं कि भाग देने पर शेषफल शून्य है। जैसे हमने ये बोला कि 2 6 को विभाजित करेगा, 2 6 को विभाजित करेगा, इसका क्या मतलब है कि जब भी हम 6 को 2 से विभाजित करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। ये विभाजित करने का मतलब है। तो इस तरह से यहाँ पे जो संबंध दिया है कि संख्या ए संख्या बी को विभाजित करेगी, जहाँ पे संख्या ए कौन सी है? कामा के पहले वाली है, और संख्या बी कौन सी? कामा के बाद वाली। अर्थात कामा के पहले वाली संख्या कामा के बाद वाली को विभाजित करती है। तो इस तरह से इन सभी अवयवों को हमें लिखना है, लेकिन ये सभी अवयव किससे लेंगे? समुच्चय ए से लेंगे।
तो ये तो इसका कहलाया रोस्टर। अब इसके बाद में इसमें से कुछ चीजें और पूछी जा रही हैं। आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का परिसर। तो देखिए इसमें आर का प्रांत क्या होगा, दूसरा नंबर इसी का आर का प्रांत। अब आपको पता है कि कामा के पहले के जो अवयव हैं, जो कामा के पहले लिखे वो क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे। इसमें कामा के पहले क्या लिखा है, एक लिखा है। इसमें भी एक, दोबारा नहीं लिखना, एक 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 ये हो गया, फिर दो है तो दो ले लेते हैं। ये दोबारा फिर से दोबारा यहाँ समुच्चय के अंदर नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। फिर क्या है, तीन है, चार है और छः है। ये तो हो गया प्रांत। और अब बात करें परिसर की, तो आर का परिसर क्या है, परिसर कामा के बाद वाले अवयव। तो इसमें कामा के बाद वालों को लिखना है, इसमें कामा के पहले वालों को हमने लिखा एक, दो और तीन, चार और छः। अब कामा के बाद वालों को देखो, परिसर के लिए कामा के बाद में कौन है, एक, दो, तीन, चार, छः। तो इस तरह से परिसर भी यही हो जाएगा, आर का परिसर भी एक, दो, तीन, चार, छः ही होगा। तीसरा ना, आर का परिसर बराबर यही हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, छः, क्योंकि इसमें कामा के बाद भी यही अवयव है। तो इस तरह से ये प्रश्न भी, पांचवा भी कंप्लीट हुआ। अब देखिए आपका छठवां प्रश्न, लिख लीजिए आप लोग। छठवें प्रश्न में इसमें दिया है आर बराबर एक्स कामा एक्स प्लस 5, जहाँ x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। संबंधित परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया है आर बराबर, यहाँ जो संबंध आर दिया है x कामा एक्स प्लस 5, इस प्रकार है, x बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। इसका रोस्टर रूप निम्नलिखित होगा, इसके रोस्टर रूप के लिए हमें क्या करना है कि x का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हम ले सकते हैं। जब हम x का मान 0 लेंगे, x का मान 0, तो कामा के बाद में जो y का मान है कितना होगा, 0 धन 5। तो 0 धन 5 कितना होगा, 5, 0, 5। फिर x का मान जब 1 लेंगे तो यहाँ कामा के पहले 1 आएगा और इधर कितना आएगा, 1 धन 5 मतलब 6 आएगा। फिर जब 2 लेंगे तो कामा के पहले x का मान कितना लेंगे, 2, तो इधर कितना आएगा, 2 धन 5, 7 आएगा। फिर 3 लेने पर 8, 4 लेने पर 9, 5 लेने पर 10। ये तो हो गया इसका रोस्टर रूप। हालांकि इसमें पूछा नहीं गया था, हमने अपनी सुविधा के लिए लिखा है। इसमें सिर्फ पूछा है प्रांत और परिसर। अब इसमें प्रांत लिखना आसान है। प्रांत क्या है, जो कामा के पहले लिखे हुए हैं, यानी क्रमित युग्मों के प्रथम घटक। ये जो क्रमित युग्म है इनके प्रथम घटक मतलब कामा के पहले वाले अवयव इसके प्रांत कहलाएंगे और कामा के बाद वाले क्या कहलाएंगे, परिसर। तो इसलिए प्रांत बराबर ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तथा परिसर, जो इसका हमें परिसर मिलेगा कामा के बाद वाले अवयव होंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इसका परिसर। इस तरह से ये भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न।
सातवें प्रश्न में संबंध r बराबर x एक्स क्यूब x संख्या 10 से कम का भाज्य संख्या को रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए इसमें दिया है r बराबर x एक्स क्यूब, इसमें x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या है। अब इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। इसका रोस्टर रूप निम्नलिखित होगा। तो इसके रोस्टर रूप के लिए देखिए, यहां पे x की जगह पे हमें लेना क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या। तो 10 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे नंबर 1 पे 2 आएगी, 1 नहीं आएगी। ध्यान दीजिए, 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अभाज्य संख्याएं 2 से प्रारंभ होंगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो यहाँ x का मान हम 2 लेंगे। तो यहाँ पर 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 कितना होगा, यहाँ 2 की घात 3 हो जाएगा 8। चाहे तो हम ऐसा 2 बार इसको लिख सकते हैं, 2 की घात 3, फिर 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 3 पर 3 की घात 3, यहाँ x की घात 3, x मतलब 3 और फिर x मतलब 3 की घात 3। और अगली अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5, 5 की घात 3, और फिर अगली क्या है, 7 है। तो ये आएगी 7, 7 की घात 3। तो इस तरह से जो अभाज्य संख्याएं हैं 10 से छोटी 2 3 5 और 7 है। इसके अलावा नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। तो 2 की घात 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर 3 की घात 3, ये कितना होगा, 3 का 9 3 27 हो जाएगा। ये 5 5 25 5 125। और ये कितना होगा, 7 कामा, इसमें आएगा 7 7 49, 49 7 7 नहीं है 63 की 3, हासिल आएगी 6, 7 चौक 28, 6 34, 343। तो इस तरह से ये हो गया इसका रोस्टर रूप। अब इसमें बस इसको तो रोस्टर रूप में ही लिखना है, प्रांत परिसर बताना नहीं है। अगर प्रांत परिसर बताना होता तो बता देते, कामा के पहले वाले प्रांत होते, कामा के बाद वाले परिसर होते। अब देखिए 8वां प्रश्न, इसमें a और b समुच्चय दिया है, a से b के संबंधों की संख्या पूछी जा रही है। कैसे करेंगे इस 8वें प्रश्न को। तो यहां देखिए 8वां प्रश्न है, अपने पास दिया है a बराबर x y z, a बराबर x y z, और b बराबर दिया है 1 2। पूछा है a से b के संबंधों की संख्या। तो इसलिए a से b के संबंधों की संख्या इसका सूत्र है 2 की घात यन ए गुणे यन बी, मतलब a में अवयवों की संख्या और b में अवयवों की संख्या। तो इस तरह से ये आएगा 2 की घात यन ए, मतलब यन ए का क्या मतलब, a में अवयवों की संख्या, a में कितने अवयव हैं, 1 2 3 अवयव हैं, तो ये आएगा 3 गुणे एन बी, b में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो ये आएगा 2 की घात 6। यही उत्तर होगा। तो 2 की घात 6 कितना होगा, 64 होगा। तो ये 64 आ जाएगा। तो अब देखिए ऐसा क्यों है, देखिए हम आपको याद दिला दें कि a से b के जो संबंध होते हैं, वास्तव ये तो आपको उत्तर आ गया है। अब ये आया कैसे, क्यों आया है ये उत्तर, देखिए आप लोग थोड़ा सा समझें कि a से b के जो संबंध होते हैं वो a गुणे b के उप समुच्चय होते हैं।
तो a गुणे b जब आप करेंगे तो आपको कितने अवयव मिलने वाले हैं, क्योंकि 3 अवयव इसमें है, 2 अवयव इसमें, आपको इसमें कितने अवयव मिलेंगे, यहाँ पे आपको 6 टोटल अवयव मिलेंगे। जो भी होगा 6 अवयव यहाँ पे मिलने वाले हैं। कौन से 6 मिलेंगे ये भी आपको पता है, x1 x2 y1 y2 z1 z2। अब इनके अगर हम उप समुच्चय बनाएं तो आपको पता है कि जिस समुच्चय में 6 अवयव हों उसके कितने उप समुच्चय होते हैं, 2 की घात 6 होंगे। मतलब आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि n अवयव वाला अगर कोई समुच्चय है तो उसके उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की घात n होती है। अब संबंध क्या चीज है, संबंध a गुणे b का उप समुच्चय ही तो है। मतलब a गुणे b में जितने उप समुच्चय बनेंगे उतने संबंध बनेंगे, हर उप समुच्चय एक संबंध होगा। तो यहाँ पे हमने किया क्या, a गुणे b के उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात की। मतलब a गुणे b के जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही a से b के संबंध बनेंगे, क्योंकि हर उप समुच्चय एक संबंध होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न। इसमें आपको ये नहीं लिखना है, यहीं तक लिखना है, ये आपका ये यहाँ से कंप्लीट है। अब देखते हैं 9वां प्रश्न। इसमें आर जेड पर ये एक संबंध है, ए कामा बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। आर के प्रांत और परिसर हमें बताने हैं। तो दिया गया समुच्चय है, दिया गया समुच्चय है जेड, पूर्णांकों के समुच्चय पे। ध्यान दीजिए, जब भी कोई संबंध की बात चलेगी तो यहाँ पे हमें एक समुच्चय देगा और उसी समुच्चय पे हमें संबंध को बताना पड़ेगा। तथा संबंध R बराबर, जो यहाँ पे संबंध R दिया है वो इस तरह से है, A कामा B इस प्रकार है कि A कामा B बिलोंग्स टू Z। माने A और B जो लेना है वो Z से लेना, Z से लेना मतलब पूर्णांक लेना। A माइनस B एक पूर्णांक है, A माइनस B एक पूर्णांक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें हमें R के प्रांत और परिसर बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी पूर्णांक लिया जा सकता है, क्योंकि 2 पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है। मतलब A और B के लिए कोई बाध्यता नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे A बराबर 1 मैं ले लूँ, A का मान मैं 1 ले लूँ, B का मान लेते हैं कि हमने 2 ले लिया। अब जब ये नियम लगाया A ऋण B का, मतलब 1 ऋण 2 का, तो ऋण 1 मिला तो ऋण 1 क्या मिला, हमको एक पूर्णांक ही तो मिला। तो मतलब कहने का कि कामा के पहले कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कामा के बाद में भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, वही पूर्णांक सेम भी हो सकता है। जैसे हमने 2 कामा 2 ले लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये A अगर हम लेते हैं इसको B लेते हैं तो A माइनस बी करेंगे, माने 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 भी क्या है, पूर्णांक है। और अगर 3 2 लेते हैं, कामा के पहले कोई भी पूर्णांक ले लिया जाए, कामा के बाद में कोई भी पूर्णांक ले लिया जाए तो A माइनस बी पूर्णांक ही होगा। मतलब A माइनस, ऐसा नहीं होगा कि A माइनस बी पूर्णांक ना निकले। कहने का मतलब ये है कि A के स्थान पर कोई भी संख्या आ सकती है, मतलब कोई भी पूर्णांक आ सकता है, Z का कोई भी अवयव हो सकता है। इसी तरह से B के स्थान पर यहाँ पे भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब आप ये बताइए कि कामा के पहले कोई भी पूर्णांक है तो प्रांत क्या होगा, पूर्णांक होगा। मतलब प्रांत जो कहलाया Z कहलाया, क्योंकि हम कामा के पहले कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से कामा के बाद में भी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो इसका जो परिसर होगा, परिसर भी Z होगा, क्योंकि यहाँ पे भी कामा के बाद में भी हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। तो इस तरह से हमको R के प्रांत और परिसर बताने हैं। तो प्रांत हो जाएगा Z और परिसर भी हो जाएगा Z। हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी 2 पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है,
होता है, इसलिए R का प्रांत बराबर Z तथा R का परिसर बराबर Z। तो इस तरह से ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद